हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इसमें, वो हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। आज 2-3 क्वेश्चन और करते हैं और यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी से, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता कम क्यों नहीं हुई है? यानी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो डेमोक्रेसी सिस्टम है या जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस क्यों नहीं हुई है, कम क्यों नहीं हुई है, बताना है आपको। तो क्यों नहीं हुई है, उसके कई रीजन है। क्यों नहीं हुई है उसके कई रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना बेटे, वो अनइक्वल है। यानी जो आय है, आय का क्या है, असमान वितरण है। वो कैसे? आप इंडिया के एग्जाम्पल लीजिए और देखिए, आपको नहीं लगता कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर कुछ कम लोगों का ज्यादा अधिकार है? जैसे आप देखते हैं हर जगह रिलायंस के पेट्रोल पंप है, ठीक है। आपकी जो बीकानेर है उनकी दुकानें ज्यादा है कि नहीं? ऐसा कुछ ही लोगों के होटल्स पूरे देश में फैले हुए हैं, ऐसा है या नहीं है? है ना? तो बहुत कम लोग ऐसे हैं। यानी आप ये मान लीजिए पूरे देश के 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60% रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है। यानी 20% लोगों का 60% रिसोर्सेज पे कब्जा है। यानी 20% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम कितनी है, कुल जो इनकम है उसका 60% है। और आप नीचे वाला एग्जांपल ले लीजिए, सबसे नीचे जो गरीब लोग हैं, आपको पता है कुछ ही अमीर होते हैं, कुछ ही गरीब होते हैं, बाकी बीच वाले होते हैं। जो 20% नीचे वाले लोग हैं उनकी इनकम इतनी कम है कि जितनी टोटल इनकम है सिर्फ उसका 3%। ऐसा ही एग्जांपल कहाँ पर दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में? दक्षिण अफ्रीका के देशों में और ब्राजील में, वहां पर भी ऐसा ही है। जो 20% लोग हैं वो टोटल इनकम का कितना परसेंट ले रहे हैं, 60। और नीचे वाले कुछ लोग कितने गरीब हैं कि वो सिर्फ 3% ले रहे हैं। सोचिए, तो ये जो गैप है कितना बड़ा है बेटे? गैप बड़ा है कि नहीं है? और गैप बड़ा है तो डेमोक्रेसी में भी आर्थिक असमानता कम नहीं हुई है। और आर्थिक असमानता कम ना होने का पहला रीजन क्या है कि आय का क्या है, असमान वितरण है। इतना गैप नहीं होना चाहिए कि किसी की इनकम 1 लाख तो किसी की 10 और कोई 10 भी नहीं कमा रहा है। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इतना डिफरेंस है तो इसका मतलब आर्थिक असमानता लोकतंत्र के अंदर भी है। और उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है आय का असमान वितरण। दूसरा है देश का आकार। आप एक बात बताइए, अगर हमारे पास 2 kg ग्रेप्स हो और उसको खाने वाले 10 है, चल जाएगा ना काम, इतने तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 2 kg ग्रेप्स है और उसको खाने वाले 500 हैं। सोचिए आप, 500 है तो कितने कितने मिलेंगे? और अगर उसको 10,000 लोगों को देना हो तो कितने कितने मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं। वो दाने का 1/10 भी नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से जब देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जिन देशों की, और वहाँ लोकतंत्र है बेटे, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। कोयला, पेट्रोल, बिजली, पानी, ये चीज़ें तो लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड चीज़ों को हम क्या करेंगे? सबको दे देंगे? क्या सबको दिया जा सकता है? क्या पॉसिबल है? तो उन पे किनका कब्जा हो जाता है? कुछ ही लोगों का, राइट। तो जनसंख्या जो है किसी देश की, जो पॉपुलेशन है, वो भी किस बात पे डिपेंड करती है? किस बात पे डिपेंड करती है कि आर्थिक असमानता जो है वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण
रहे हो। हमारा देश में क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा देश क्या कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में तो छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर, जहाँ पर एक आदमी से काम चल सकता है ना, वहाँ 5-5, 10-10 व्यक्ति लगे हुए हैं। और दूसरा, जो उद्योग है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। इसका रीजन क्या है? सरकार डेवलप नहीं कर पाई है, लोकतंत्र डेवलप नहीं कर पाया। नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? आर्थिक असमानता होगी कि नहीं होगी? लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? ना उनके पास शिक्षा के लिए पैसे होंगे, ना उनके पास खाने के लिए पैसे होंगे, ना उनके पास स्वास्थ्य के लिए पैसे होंगे। आई बात समझ में? तो उससे आर्थिक असमानता का गैप क्या होगा? बड़ा होगा। आपको पता है जिन देशों के अंदर एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों चीजें फ्री हैं, वो देश ज्यादा विकास करते हैं। अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जापान, वहाँ एजुकेशन फ्री है, वहाँ एक बच्चा उस राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, उस राष्ट्र का काम है उस बच्चे को पढ़ाना, अच्छा नागरिक बनाना। तो वहाँ आर्थिक असमानता कम है। लेकिन जहाँ पर ये काम नहीं है, जिस डेमोक्रेसी के अंदर, वहाँ पर आर्थिक समानता जो क्या है, ज्यादा है। राइट। 4th पॉइंट क्या है? गरीबों को आर्थिक संरक्षण प्रदान ना करना। अब एक बात बताइए, फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, राइट? क्या है? फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, लेकिन वहां पर मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित नहीं है, वहां पर वेजेस निर्धारित नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है काम के दौरान, नियम फिक्स नहीं है। आपको पता है 1984 के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसका रीजन यही था कि वहां पर स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए गए थे, और जिसकी वजह से कितने लोगों को भुगतना पड़ा। अब आप देखिए, जो जो लोग उससे ग्रस्त हुए थे, क्या वो आज तक उभर पाए होंगे? तो आर्थिक असमानता बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? तो सरकार को क्या करना चाहिए? कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए बेटे? ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो मजदूरों को संरक्षण दे, जो मजदूरों की सैलरी फिक्स करे, ताकि आर्थिक असमानता को क्या है, कम किया जा सके। तो आर्थिक असमानता को लोकतंत्र क्यों नहीं कम कर पाया है? क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स है, आय समान नहीं है, गैप है लोगों के बीच में, सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और डेमोक्रेसी होने के बाद भी आर्थिक असमानता जो है वो क्या है, कम नहीं हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या औद्योगिक देश ही जो है वो लोगों का भार उठा सकते हैं लोकतंत्र के अंदर? गरीब लोगों के लिए क्या तानाशाही व्यवस्था चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सिर्फ औद्योगिक देश के अंदर ही लोकतंत्र सफल है, यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए तानाशाही सिस्टम चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताएंगे? आइए। औद्योगिक देश है वहाँ पे लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग गरीब देश है उन्हें विकास करने के लिए तानाशाही व्यवस्था चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होता है कि जो सभी समुदाय है उन्हें साथ लाया जा सके, सभी को समान अधिकार मिले। लेकिन तानाशाही व्यवस्था में ये नहीं होता है। अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर सभी समुदायों को साथ लिया जाता है, सभी को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जाती है, सभी को साथ में लाकर विकास किया जाता है। लेकिन तानाशाही व्यवस्था में ये नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सभी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलने चाहिए ताकि वो विकास कर सके, लेकिन तानाशाही व्यवस्था में ये नहीं होता। इसलिए गरीब देशों को भी विकास के लिए लोकतंत्र ही ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब 2 पॉइंट्स, 2 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए ना आपके। तो 2 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? एक तो भाई तानाशाही व्यवस्था कभी भी सबके बारे में नहीं सोचती है, राइट? और जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय नहीं होगा वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं होगा। कभी देखिए कोई डिक्टेटरशिप ऐसी जहाँ पर तीनों चीजें मिलती हो। आर्थिक विकास चलो थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिलेगी आपको, राइट टू वोट सबको नहीं मिलेगा वहाँ पर, राइट? अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको नहीं मिलेगी। और जहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी वहाँ पर आर्थिक विकास पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने विकास कर लिया
शासन है वो कौन सा है? लोकतंत्रिक। क्योंकि बेटे लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जो गरीबों को क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। तो आप यहाँ 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि तानाशाही व्यवस्था सभी को साथ लेके नहीं चलती। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? लोकतंत्र में पॉसिबल है। सिर्फ 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र इतना अच्छा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी व्याख्या कीजिए। वीडियो पॉज करो। तो हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे? सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र अच्छा माना जाता है लेकिन व्यवहारिक रूप में कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। चलिए हम आपको एक बात बता देते हैं। हम एक सर हैं जिनका नाम है विकास दिव्या जेटली सर, दृष्टि IAS क्लास से बिलोंग करते हैं, वो दिल्ली से। उन्होंने एक बार बताया कि लोकतंत्र को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है और आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अब आप क्या करोगे? उस गाड़ी को रिपेयर करोगे या फिर आप बैलगाड़ी में जाना पसंद करोगे? लोकतंत्र सेम ऐसा ही है। लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं बेटे, लेकिन बैलगाड़ी से तो अच्छा है ना कार। या वापस बैलगाड़ी में जाना है, यानी वापस राजतंत्र में जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो लोकतंत्र मतलब क्या है? अच्छा तो है लेकिन खराब कार की तरह है। तो आपको क्या करना है? कार को सुधारना है। आपको क्या करना है? कार को सुधारना है, रिपेयर करना है। तो लोकतंत्र में क्या है? वो कह रहा है सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, राइट, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो अच्छा नहीं है। तो पहले एक बार सैद्धांतिक रूप से देख लें लोकतंत्र अच्छा क्यों है। क्यों है लोकतंत्र अच्छा? सबको पता है लोकतंत्र अच्छा क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र आपको बोलने का अधिकार देता है। क्यों भाई भवे? बोल सकते हो ना। आपको किसी टीचर का समझ में ना आए तो बोलोगे आप, कोई अच्छा ना पढ़ा रहा हो तो बोलोगे आप। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो बोलते हो आप। डिक्टेटरशिप में बोलोगे? कभी नहीं बोल सकते। डिक्टेटरशिप में आप वो भाषा बोलोगे जो डिक्टेटरशिप चाहता है, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, राइट। तो लोकतंत्र में क्या है? आपको एक गरिमापूर्ण जीवन देता है, वो देता है कि नहीं देता है? लेकिन क्या रियल में देता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, सबको राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबको आर्थिक न्याय मिलेगा। हम चलो मानते हैं कि सबको राजनीतिक न्याय मिलता है, सबको वोट डालने का अधिकार है कि नहीं? सबको वोट डालने का अधिकार बिना भेदभाव किए ना, सबके वोट का एक ही मूल्य है ना, है कि नहीं है? लेकिन क्या खाली राजनीतिक न्याय आपका पेट भर सकता है? क्या खाली राजनीतिक न्याय आपको रोजगार दे सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है बेटे? सैद्धांतिक रूप से तो कितना अच्छा लग रहा है कि आपको क्या दे रहा है? आर्थिक न्याय दे रहा है, राजनीतिक न्याय दे रहा है, सामाजिक न्याय दे रहा है। लेकिन क्या रियल में ऐसा है? रियल में ऐसा नहीं है। सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता है डेमोक्रेसी? नहीं करता है ना। आपको गरिमापूर्ण जीवन देता है, आपको अपनी बातों को रखने की आजादी देता है। लेकिन खाली बातें रखने से क्या होगा? आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है? नहीं ना। अच्छा देखिए दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी में कितनी अच्छी बात है, नियमित चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, क्योंकि और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, फेयर इलेक्शन होते हैं। देखो रेगुलर चुनाव तो होते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन क्या कई बार चुनाव में धांधली नहीं होती? होती है ना धांधली। तो निष्पक्ष चुनाव में डेमोक्रेसी का अगर सर्वे किया जाए तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बेटे। तो सैद्धांतिक रूप में तो है, क्या देगा लोकतंत्र? नियमित चुनाव
हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा देश तो वैसे भी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है, तो सैद्धांतिक रूप में तो है। क्या है? जनमत संघ है, लेकिन क्या रियल में जनमत संघ है? दूसरा, आप अवेयर भी नहीं हो सरकार की पॉलिसियों के प्रति, धीरे धीरे क्या हो रहे हो? अवेयर हो रहे हो। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट हो गया ना, वैध शासन है, मतलब लोकतंत्र क्या है? वैध शासन है। ठीक है, आपने चुना, आपने वोट डाला है, लेकिन आपने देखा है लोकतंत्र में खड़े कौन होते हैं? कुछ ही लोग खड़े होते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वंशवाद, क्या इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने कब तक राज किया? एक ही फैमिली, कांग्रेस में तो और भी सदस्य थे ना, वही नेहरू, गांधी, यही फैमिली पूरी की पूरी। आप यूपी के एग्जाम्पल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का, वही लंबे समय से वही चले आ रहा है। आप वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर भी एक ही पार्टी चली आ रही है। कहने को वैध शासन है, कहने को वैध शासन है, आप वोट लेते हो, लेकिन ऑप्शन है हमारे पास, कोई चेहरा है, कोई नया चेहरा दिखता है हमें पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो वो सैद्धांतिक रूप है। रियल में आते हैं हम तो वंशवाद पे भी आधारित है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, राजनीतिक न्याय को देता है, लेकिन आर्थिक न्याय नहीं देता हमें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। ठीक है, और कौन सा पॉइंट आ सकता है? एक बार नेता बन गए, राइट, बड़े बड़े वादे करेंगे बरसाती मेंढक की तरह। क्या करते हैं पता है आपको? जब चुनाव होते हैं, आपके पैरों, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरा का पूरा हाथ जोड़ के सीधा बैठ जाते हैं कि जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही सरकार बनी, क्या आप लोगों की उपेक्षा नहीं की जाती? वो तब तो आपके घर घर आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, फिर अपॉइंटमेंट लीजिए, आप वेट कीजिए 2 घंटे 3 घंटे बाहर। रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। तो जो लोकतंत्र है ना बेटे, सैद्धांतिक रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली भी कोई है। लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली कोई भी नहीं है। बस ये उस कार की तरह है जो खराब हो गई है और उसको किसकी जरूरत है? रिपेयरमेंट की, सुधार की। पीछे नहीं जाना हमें, बैलगाड़ी में नहीं जाना है, रहना हमें लोकतंत्र पे ही है, लेकिन हमें क्या होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपने इसकी विशेषताएं बतानी है। आपने बताना है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आपने बताना है कि पॉलिसियों पे जनमत संदेह होता है, खुली चर्चा होती है, और होती भी है, सभी पे ना होती हो, राइट। और उसके बाद आपने बताना है कि सार्वजनिक अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन सभी नहीं रखते, क्योंकि सब में हिम्मत भी नहीं होती पॉइंट्स रखने की। ठीक है, और उसके बाद लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, आर्थिक नहीं मिलती है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सभी फुलफिल नहीं होते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, वंशवाद पे आधारित है हमारे देश की राजनीति। तकरीबन हरियाणा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह देखना बस 2 ही 3 फैमिली है जिनके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है। ये सच्चाई है, आई बात समझ में। और आजकल एक और नई चीज और आ रही है राजनीति में काफी लंबे समय से, अपराधीकरण, मसल्स पावर, मनी पावर। आपको पता है किन लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं? जिनका बैकग्राउंड अपराधीकरण का है। उन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? वोट बैंक चाहिए। तो लास्ट में हम ये बोलेंगे, भले ही व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र में कमियां हो, लेकिन सबसे बेस्ट शासन कौन सा है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कौन सा है? गरीब देशों की सरकारें, जो गरीब देशों की सरकारें हैं, वो अपने रिसोर्सेज गरीबी को कम करने के लिए लगाएं। जैसे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाएं, जैसे कपड़ा हो गया, स्वास्थ्य होगी,
शिक्षा होगी, राइट, या फिर आर्थिक ढांचे पर खर्च करें? बताइए, आप में से कौन बताएगा कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? पहले बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए या पहले उद्योग धंधे या आर्थिक इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए हमारे देश की सरकार को? कोई भी स्टूडेंट्स बताए, बोलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए भाई? यस, क्या करना चाहिए? पहले मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए या आर्थिक विकास करना चाहिए पहले, या उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? सिर्फ दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट बताइए। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो कि आर्थिक विकास करना चाहिए? बताइए, तो क्या करना चाहिए? सिट डाउन बेटे। मूलभूत अधिकारों को पूरा करना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसी से समानता आएगी और विकास। बिल्कुल सही। सरकार को ना पहले आर्थिक ढांचा नहीं खड़ा करना चाहिए, पहले हमारी बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए। और आपको पता है बेसिक नीड्स में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, राइट। अब एक बात बताइए बेटे, जब हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे? क्या हमारे अंदर स्किल आएगी? क्या हम उद्योग धंधों को संभाल पाएंगे? नहीं ना। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम बीमार होंगे, तो क्या हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी या घटेगी? आप बताइए, आपको फीवर है, क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं ना। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हम बीमार हैं, दूसरे भी बीमार होंगे। और बीमार समाज क्या देता है? बीमार अर्थव्यवस्था देता है। तो सबसे पहले सरकार को कहाँ काम करना है? बेसिक। हाँ, पहले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्योंकि बेटे अगर बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो उद्योग धंधों को कैसे संभालेंगे हम? आर्थिक बोझ कैसे उठाएंगे हम? इस लायक कैसे बनेंगे? स्किल कहाँ से आएगी हमारे अंदर जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है? अरे खाली पेट कुछ हो सकता है क्या? ये बताइए, खाली पेट क्या बनता है? अपराधी बनता है। खाली पेट को ना आप क्या कर सकते हो? वोट खरीद सकते हो, आप उससे कोई गलत काम करवा सकते हो, ह्यूमन बम बनवा सकते हो, आप कुछ भी करवा सकते हो। अब उसका पेट ही भरा नहीं है ना, अब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं है, वो आर्थिक विकास से कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर उसके पास शिक्षा ही नहीं है, उसके पास सोचने की पावर ही नहीं है, तो उसके लिए आर्थिक विकास शून्य है, जीरो है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए आर्थिक विकास का। अगर उसके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं है तो चिड़चिड़ा बनेगा, लोगों से ढंग से बात ही नहीं करेगा, तो क्या होंगे? मनमुटाव भी होंगे। वहां उस आर्थिक विकास का क्या फायदा? तो लोकतंत्र में सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए? बुनियादी विकास। और बुनियादी विकास में आपकी शिक्षा आती है, आपका स्वास्थ्य आता है, आपका भोजन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू।